नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात कारगिल विजय दिवस की, जहां लद्दाख के द्रास सेक्टर में आयोजित कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे यूपी की योगी सरकार में डिप्टी सीएम पर अखिलेश यादव के नए तंज के बाद क्या पलटवार किया गया। वहीं आखिरी सेगमेंट में आपको बताएंगे भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से होने वाली T20 सीरीज की कैसी तैयारियां चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। भारत में 26 जुलाई को 25वें कारगिल विजय दिवस के तहत रजत जयंती समारोह मनाया गया। इसी दिन हमारे भारतीय रणबांकुरों ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। दोनों देशों के बीच इस युद्ध में जीत अंत में भारत की हुई। शौर्य और वीरता की कहानी के लिए कारगिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्रास पहुंचे। यहां वह कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। भारतीय सेना ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया शौर्य। 26 जुलाई देश के इतिहास में एक स्वर्णिम गाथा के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिन मनाया जाने वाला कारगिल दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। इस साल इसकी 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने नीमू पदम दारचा एक्सेस पर बनने वाली सिंकुला टनल पर काम की वर्चुअल तरीके से शुरुआत की। 15,800 फुट की ऊंचाई पर बनाई जा रही यह सुरंग हर मायने में खास होगी। वहीं इस मौके पर भारतीय सेना की ओर से कारगिल विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन कर जवानों के शौर्य को दिखाया गया। इसी ड्रोन सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस ड्रोन पर उपस्थित है वहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती है जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल पॉइंट दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न पॉइंट। एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम .4875 को आज हम बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने कोलोनी पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तंगता की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके लंबे साहस से बैठे हुए 18 ग्रेनेडियर को परम वीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जुलाई पर 17 व 16 को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर है। कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में देश के नाम अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान और देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के
25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहे। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकवाद के सरपरस्तों को खुली चेतावनी। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने जब भी कोई दुस्साहस किया उसे हार का सामना करना पड़ा। यह देश हमेशा हमारे वीर जवानों का ऋणी रहेगा। यह देश उनका आभारी है। यह मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के दौरान मैं एक आम देशवासी के रूप में हमारे जवानों के बीच था। आतंकवाद के सरपरस्तों को मेरी यह खुली चेतावनी है कि वो आतंकवाद के आकाओं के नापाक मंसूबे कभी साकार नहीं होंगे। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा है। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे
अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धरती के स्वर्ग में शांति और सौहार्द लौट रहा है, पीएम मोदी ने कहा। इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 समाप्त हुए 5 साल पूरे होंगे। आज कश्मीर बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर चुका। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल कारगिल युद्ध भारत की जीत की याद दिलाता है और बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान करता है। कारगिल विजय दिवस भारत में एक महत्वपूर्ण दिवस है जो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत की याद में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय की जीत को याद करता है, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया। मई 1999 में शुरू हुए इस संघर्ष में भारतीय सेनाओं ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल सेक्टर में रणनीतिक ठिकानों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। यूपी में योगी सरकार और बीजेपी पर लगातार अंतर्कलह के आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी में बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय में संविधान की एक प्रति रखने के लिए स्थापित संविधान मान स्तंभ का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने योगी सरकार पर भी सवाल खड़े किए। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी ने भी पलटवार किया है।
अखिलेश यादव का केशव प्रसाद पर तंज। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुर्खियों में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी की यूपी यूनिट। यूपी की सियासत पर विपक्षी दलों के नेता भी चुटकी लेना शुरू कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो केशव प्रसाद को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड तक कह दिया है। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सबको, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर की सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। अखिलेश के तंज पर केशव का पलटवार। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के तंज पर जवाब दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव बीजेपी को लेकर गलत फहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह एसपी को समाप्त करने से बचाने पर ध्यान दें। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि सीधे तौर पर आपसी अनबन की खबर से हर कोई इनकार करता नजर आ रहा है। देखिए, ये तो सब मीडिया की उपज है। आप ये बताओ, आपने कहीं देखा कि भी डिप्टी सीएम साहब में और माननीय सीएम साहब में कोई बात हुई है? ये जो चीज़ें चलती हैं, अभी एक साथी पूछ रहे थे कि अधिकारी जो हैं उनको आज तक बता नहीं पा रहे हैं कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन में नौकरियां लगी हैं, तो डाटा नहीं दे रहे हैं। तो अधिकारी कोई कितना ही बड़ा अधिकारी है, एक वो तो माननीय डिप्टी सीएम है, एक माननीय विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। तो ये लोकतंत्र है। विधायक और सांसद जो है वो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं। तो अधिकारियों का तो ये तांडव था। आपको मालूम होगा, मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव हरा दिया, 8500 वोट से आगे चल रहे थे। उसके बाद कौन अधिकारी था जिसका फोन आता है, आकर के लाठीचार्ज हो जाता है और लाठीचार्ज होकर एजेंट को भगा दिया जाता है। रिकाउंटिंग तो दूर की बात, जो लास्ट चरण था उसकी वोट को गिना नहीं जाता है और तुरंत प्रमाण पत्र दूसरे को दे दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता था कि सपा की सरकार आ रही है। इसलिए ओबीसी के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पूरे हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के नहीं, नेता के रूप में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की पहचान है। हम अभी कई बार चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश गए, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, वहाँ लोग उनको कितनी बड़ी फॉलोइंग है उनकी। तो वो सब चीज़ से बौखला करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वालों को लगता है कि ओबीसी के ठेकेदार हम हैं, तो उनको चुनाव में मतलब जबरन हरा करके चुनाव में दे दिया गया। मेरी खुद की रिकाउंटिंग करा दी गई भाई, मैं खुद गवाह हूँ। 9000 वोट से जीतने के बाद भी मेरी रिकाउंटिंग कराई गई। तो अधिकारियों का ये स्थिति जो है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं नज़र गई है, उन पर कार्रवाई होगी। माने केशव प्रसाद मौर्य जी, मतलब कोई एक बात बताइए, दुर्योधन जो है वो केशव को बांधने चला था, खुद ही निपट गया कि नहीं निपटा? केशव को कोई बांध पाया है? चाहे वो केशव द्वापर में हो या आज कलयुग में हो, केशव को बांधने के चक्कर में दुर्योधन खुद निपट गया।
तो केशव जी हैं कार्यकर्ता के, जहाँ केशव जी चले जाते हैं कार्यकर्ता में जब निराशा भी ऊर्जा आ जाती है। 325 सीट उनकी लीडरशिप में आई है, सारा प्रदेश जानता है। तो केशव जी का अपना एक अलग जलवा है यार, प्रदेश का एक कार्यकर्ता मानता है। और उनकी बात को जो अभी आप लोग भी बार बार दोहरा रहे थे, संगठन हमेशा ही ऊपर होता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, संगठन नहीं होगा विधायक कहाँ से बनूंगा मैं? जब विधायक नहीं बनूंगा सरकार कहाँ से बनेगी? तो ये कोई अखबार वालों ने चला दिया जी ऐसा है वैसा है कि मुख्यमंत्री के बीच में डिप्टी सीएम के बीच में कोई खींचतान है, तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई खींचतान नहीं है। सबके अंदर प्रेम भाव है, सब अपना काम कर रहे हैं। जो अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि बड़े नेताओं के बीच टकराव है दिखाने का, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो अधिकारी दुर्योधन का रूप है, तो वो केशव को ना बांध पाएंगे। उनका ऑपरेशन बढ़िया होगा, वो सब निपट जाएंगे। केशव को बांधने के चक्कर में जो भले लोग थे भीषम जी जैसे भी निपट गए थे। हमें किसी नहीं लगा आपकी नाराजगी सरकार से नहीं है अधिकारियों से? मेरी नाराजगी सरकार से क्यों रहेगी भाई? अधिकारी भाई देखो, अधिकारी ज्यादातर अधिकारी ठीक है, मैं पहले बार कहता हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना। लेकिन 2-4 उसमें अधिकारी हैं जो मैंने बता दिया ना कि ऐसे आते मौके पर। ये देखिए, ये जो आज ये समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये समीक्षा इनको जब चुनाव हो रहा था और इंडिया गठबंधन के लोग लगातार आरक्षण और संविधान को लेकर के इनके ऊपर लोग उठा रहे हैं। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा कर ली होती तो आज जो ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की स्थिति बनी है, हमने उस समय भी इन बातों को उठाने का काम किया था। हमने उस समय भी कहा था कि भारतीय इंडिया गठबंधन के लोग आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसका झूठ का और प्रपंच का माहौल बना रहे हैं, और झूठ और प्रपंच का जो माहौल इन्होंने बनाया उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन था, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उसको रोकने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाया, लेकिन पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में उनको सफलता मिली। उसका कारण ये था कि जो अगर ये समीक्षा कर लेते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आज समीक्षा करने दे रहा है, दुरुस्त है समीक्षा करने, क्योंकि वो जो वोट था वो वोट इंडिया गठबंधन का नहीं था, वो वोट एक भ्रामक विचार के कारण गया। वो अब देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ गया है कि ना तो संविधान पर कोई खतरा है, ना आरक्षण को पर कोई खतरा है। ये मनगढ़ंत बातें थी, और अब ये जब उपचुनाव होगा तो उसमें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा कि इंडिया गठबंधन का कोई जनाधार नहीं था। वो बाई चांस एक भ्रामक खबर के तहत जिसको लोग रोक नहीं पाए, पश्चिम में तो रुक गया तो वहाँ इनको सफलता नहीं मिली, बाकी जगह मिली, अब आगे नहीं मिलने वाली है। पहले भी हो चुकी है जुबानी जंग। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी दलों के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मानसून ऑफर दिया था। इसमें उन्होंने कहा था 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश के इस ऑफर पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया था। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था, मानसून ऑफर को 2027 में जनता और कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख सकता है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनाएंगे। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। T20 सीरीज के सभी मैच पलेकिल स्टेडियम में होंगे। दोनों ही टीमों की कमान इस बार नए हाथों में है। भारत की कमान सूर्य कुमार यादव संभाल रहे हैं, जबकि श्रीलंका की T20 टीम की कमान चरित असलंका संभाल रहे हैं। वही सीरीज से भारत के लिए गौतम गंभीर के कोचिंग युग का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में इस T20 सीरीज में कौन से नए रिकॉर्ड बन सकते हैं? पहले दोनों देशों के बीच जब भी इस फॉर्मेट में मैच हुए तो कौन भारी रहा? दोनों ही देशों के बीच कौन रणवीर और कौन विकेटवीर रहा? आइए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे सूर्या। दोनों ही देशों के बीच जब भी T20 मुकाबले हुए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दासुन सनाका के नाम है, जो इस बार भी T20 टीम में शामिल हैं। सनाका ने भारत के खिलाफ 22 T20 मैचों में 430 रन बनाए हैं। वहीं भारत की ओर से श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 19 T20 मुकाबलों में 411 रन बनाए हैं। हालांकि रोहित अब इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव के पास रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है।
सूर्या श्रीलंका के खिलाफ 5 T20 मुकाबले में 254 रन 63.50 की एवरेज और 158.75 के स्ट्राइक रेट से बना चुके हैं। सूर्या के नाम श्रीलंका के खिलाफ 112 नॉट आउट शतक भी है। सूर्या का जिस तरह का T20 फॉर्म श्रीलंका के खिलाफ है वह रोहित का रिकॉर्ड तो तोड़ ही सकते हैं। वहीं शनाका अगर फ्लॉप हुई है तो सूर्या दोनों ही देशों के बीच सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन सकते हैं। T20 में सबसे ज्यादा विकेट चहल के नाम। दोनों ही देशों के बीच T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम है। चहल ने कुल 13 T20 मुकाबलों में 23 विकेट लिए हैं। इसके बाद दुष्मंथा चमीरा के 16 विकेट, आर अश्विन के 14 विकेट हैं। फिर दासुन सनाका के 14 विकेट, वानिंदु हसरंगा के 13 विकेट, कुलदीप यादव के 12 विकेट, हार्दिक पांड्या के 11 विकेट हैं। इनमें से चमीरा और सनाका चहल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वहीं इस सीरीज के लिए शामिल वाशिंगटन सुंदर श्रीलंका के खिलाफ 6 T20 मैचों में 8 विकेट हैं। दुष्मंता चमीरा श्वसन संबंधित समस्याओं से उबरने में विफल होने के कारण भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत का श्रीलंका के खिलाफ T20 में सर्वाधिक और न्यूनतम स्कोर। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ T20 में सर्वाधिक स्कोर 22 दिसंबर 2017 को इंदौर में 260 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाया था। वहीं भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 29 जुलाई 2021 को 81 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाया था। यह उसका T20 में श्रीलंका के खिलाफ सबसे कम स्कोर है। जब पहली बार T20 में भिड़े लंका भारत, दोनों ही देशों के बीच 10 फरवरी 2009 को पहला T20 इंटरनेशनल मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत ने इस मुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम किया था। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। जवाब में भारत ने इस टारगेट को 4 गेंदें शेष रहते 7 विकेट के नुकसान पर बनाकर अपने नाम किया था। इस मैच में जीत के हीरो पठान ब्रदर्स थे। यूसुफ पठान ने जहां 10 गेंदों पर 22 रन तो इरफान पठान ने 16 गेंदों पर 33 रन जड़े थे। प्लेयर ऑफ द मैच यूसुफ पठान ने तब मैच में 2 विकेट भी लिए थे। वहीं इरफान ने 1 विकेट भी झटका था। श्रीलंका की 16 सदस्यीय T20 टीम चरित असलंका कप्तान, पथु निशंका, कुशल परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, दिनेश चांडीमल, कामिंदु मेंडिस, दासुन सनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनित बेलालंगे, महेश तीक्ष्णा, चामिंदु विक्रम सिंघे, मथीसा पथिराना, नुआन तुषारा, दुष्मंथा चमीरा, विनुरा फर्नांडो। भारत की T20 टीम सूर्य कुमार यादव कप्तान, सुमन गिल उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत विकेट कीपर, संजू सैमसन विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। भारत श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल 27 जुलाई पहला T20 पल्ले केल में खेला जाएगा। 28 जुलाई दूसरा T20 पल्ले केल में खेला जाएगा। 30 जुलाई तीसरा T20 पल्ले केल में खेला जाएगा। 2 अगस्त पहला वनडे कोलंबो में खेला जाएगा। 4 अगस्त दूसरा वनडे कोलंबो में खेला जाएगा। 7 अगस्त तीसरा वनडे कोलंबो में खेला जाएगा। इस सीरीज में कप्तान सूर्य कुमार यादव के पास रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। सूर्या ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मुकाबले में 264 रन बनाए हैं, जिसमें 112 रन की नॉट आउट शतक की पारी भी शामिल है। अगर इस सीरीज में शनाका की फॉर्म ठीक नहीं रहती है तो सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन सकते हैं। अब देखना यह रहेगा कि कौन सी टीम इस सीरीज में अपना अधिक दमखम दिखाएगी और कौन से खिलाड़ी पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।